बहुत सारे लोगों की एक धारणा होती है कि मीडिया जो होती है वो बिकाऊ होती है। मीन्स जो पार्टी सत्ता में है वो भी उसके लिए ही काम करती है। पहला संकल्प मेरा था कि किसी भी राजनीतिक दल के हम ढाल नहीं बनेंगे। अगर ऐसा होता तो बीती सरकारों में मेरे ऊपर बहुत सारे झूठे मुकदमे नहीं लगते। रही बात मीडिया बिकाऊ होती है, इस धब्बे को धोने का काम किया और कर रहे हैं। अपराध और अपराधी के खिलाफ जंग शुरू की थी, चल रही है और चलती भी रहेगी। उस समय माफिया अनुपम दुबे जनपद के जनप्रतिनिधियों और संभ्रांत जनों की नज़र में चाणक्य माने जाते थे। मेरा उनका कभी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहा। कि आपने अपराधियों पे अपना ज़्यादा शिकंजा बनाया था। सबसे बड़ी घटनाएं हुई 2013, जब ज़िले में नारा चलता था कि चन्नू जग्गू का नारा है, खाली प्लाट हमारा, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा होते थे। एक पूरा गैंग था। अपराधियों की तरफ से काफ़ी धमकियां भी आई होंगी आपको। बहुत धमकियाँ आई। अखबार हमारे रिपोर्टर्स को प्रभावित किया गया। अखबार के जो वितरक थे उनको पीटा गया। मेरे ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ। आपके भी पीछे कोई बाहुबली थे क्या? नहीं, हमारे पीछे ना तब थे ना अब। कुछ ऐसा आरोप आपके ऊपर जो आपने किया भी ना हो और आपको उस आरोप के चक्कर में सजा भी हुई हो? हाँ, 307 का मुकदमा फर्जी दर्ज हुआ था। उसमें हमको 87 डेज जेल में रहना पड़ा। अभी तारीखें पड़ती हैं, साबित नहीं कर पा रहे। झूठ तो झूठ ही होता है, सच सच होता है। दबाव आपने कभी किसी का नहीं सहा? दबाव किसी का नहीं। दबाव आए होंगे बहुत सारे आए, आज भी आते हैं। मतलब जो दबाव आते हैं उनका प्रपोजल क्या होता है आपसे? कोई बेजदा करता है कि फिर वो जेल चले जाओगे, कोई कहता है कि बर्बाद हो जाओगे, कोई कहता है घर तालाब हो जाएगा। आपको लोगों ने खरीदना चाहा? खूब खरीदना चाहा, आज भी लोग खरीदना चाहते। गुंडे और बदमाश का पैसा हम अपनी मीडिया पर नहीं लगाएंगे, ना परिवार पर लगाएंगे। उस टाइम के माफिया के काम करने के तरीकों में और जो प्रेजेंट टाइम के माफिया हैं इनके काम करने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं? काम वही कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि पहले वो खुद के काम खुलेआम करते थे, अब वो संरक्षण प्राप्त करके कर रहे हैं। ये सब काम वैसे ही चल रहे हैं। अब भी वही है? वही चल रहे हैं। रिश्वत का दौर बढ़ और गया है। आपका जज्बा जो है बुलंद होना चाहिए। उसूलों पर गरा चाहे तो टकराना जरूरी है, और घर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर शरद कटियार जी। शरद कटियार जी यूथ इंडिया न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के CEO हैं। नमस्कार शरद कटियार जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। असल में शरद कटियार जी कौन है वो आप बताइए। शरद कटियार एक बहुत साधारण से व्यक्ति हैं और केवल एक पत्रकार हैं। वो बात अलग है कि आज शरद कटियार द्वारा स्थापित किए गए 2 न्यूज़पेपर, एक इवनिंग एडिशन, एक मॉर्निंग एडिशन, एक वीकली, एक मंथली मैगजीन यूथ इंडिया या डिजिटल यूथ इंडिया, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी शरद कटियार आज भी वही शरद कटियार हैं जो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हुआ करते थे। ज़मीन से जुड़ा रहना शरद कटियार को अच्छा लगता है। इसी यूथ इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी? 2003 से। मतलब इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए, कैसे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई? यूथ इंडिया स्थापित करने से पहले हमने 6 साल दैनिक स्वतंत्र भारत में एज ए रिपोर्टर काम किया। उसके बाद लगा कि इसी लाइन पर चलना है तो फिर क्यों ना अपना एक विज़न शुरू किया जाए, क्योंकि उसमें खाली हम अपने लिए काम कर सकते थे और अपना संस्थान खड़ा करके हम औरों के लिए भी काम कर सकते थे। ये उद्देश्य रहा। कोई भी चीज़ शुरू करने के समय दिक्कतें तो आती हैं, 1000 दिक्कतें आई, लेकिन वो कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी को लेके शुरू किया, बढ़ते गए। हाँ, निरंतरता पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखा, लक्ष्य भी एक ही रखा। बीच में बहुत सारे काम बताए गए, धंधे बताए गए,
ज्यों ज्यों जनता के बीच जाते रहे, चर्चित होते रहे, तो नित्य नए अवसर भी बताए गए, लेकिन नहीं, त्याग, समर्पण और निरंतरता के साथ उस चीज़ को शुरू किया और चल रहा लगातार। तो जब आपने यूथ इंडिया की शुरुआत की थी तो आपकी एज क्या थी? वही 22 साल एज थी। 22 साल की उम्र में आपने अपना खुद का यूथ इंडिया शुरू करना हाँ चाहा। हाँ, 22 साल की एज। इसके पीछे आप किसी से कोई मोटिवेशन था आप? मोटिवेशन नहीं था, लोगों के लिए काम करने की इच्छा थी, विशेषकर यूथ के साथ काम करने की इच्छा थी। सपना था कि यूथ इंडिया के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को सही दिशा में ले जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, ये उद्देश्य रहा। यूथ इंडिया ही ट्रेडमार्क आपने क्यों चूज़ किया? यूथ से लगाव है बहुत, तब से ही लगाव है, लगातार लगाव रहा, आज भी लगाव है। क्योंकि पूरा गांधी दर्शन तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन पूज्य बापू की एक बात याद है, वो कहते थे मैं हमेशा छोटों का सम्मान करता हूँ क्योंकि आगे चलकर यही मुझ पर निर्णय लेंगे। पर इतना सा मंत्र हमने उनका लिया और हमें यार लगता है और गर्व भी है कि जो जिनका हमने सम्मान किया वो आज मेरे ऊपर निर्णय सही कर रहे हैं। मैगज़ीन जब आपने ये यूथ इंडिया की स्टेबलाइज की थी, इसको रन करने में आपको दिक्कतें आई थी? बहुत दिक्कतें आई, टेक्निकली बहुत सी प्रॉब्लम आई, कभी ऑपरेटर की दिक्कत है, कभी मेटर की दिक्कत। अब जैसे अब तो ज़माना आ गया है इंटरनेट का, हाँ। तब इतना ज़माना भी नहीं था, तो बहुत सी चीज़ों को सहेजना पड़ता था, आर्टिकल्स लाने पड़ते थे, लिखना पड़ता था। आज तो ज़माना डिजिटल हो गया, एआई आ गया, तब बहुत सारी दुश्वारियाँ होती थी। कानपुर जाते थे मैगज़ीन को कंपोज कराने के लिए, फिर आगरा जाते थे मैगज़ीन की प्लेट और प्रिंटिंग के लिए, बाइंडिंग होती थी वहाँ से। उस दौर में मोटरसाइकिल से 1000 मैगज़ीन लाद के और सीधे फरुखाबाद आते थे, कहीं स्टाफ नहीं ले पाते थे। मोटरसाइकिल से हरदोई, शाहजहाँपुर, एटा, इटावा, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, यानी कहाँ कहाँ तपती धूप, बरसते पानी का कभी ख्याल नहीं आया। जज्बा था कि इस चीज़ को स्थापित करना ही करना है, आज स्थापित कर भी दिया। बहुत सारे लोगों की एक धारणा होती है कि मीडिया जो होती है वो बिकाऊ होती है, मीन्स जो पार्टी सत्ता में है वो भी उसके लिए ही काम करती है। पहला संकल्प मेरा था कि किसी भी राजनीतिक दल के हम ढाल नहीं बनेंगे। दूसरा, अगर ऐसा होता तो बीती सरकारों में मेरे ऊपर बहुत सारे झूठे मुकदमे नहीं लगते, माफिया हावी नहीं होता, क्योंकि लालच तो मिले। रही बात मीडिया बिकाऊ होती है, इस धब्बे को धोने का काम किया और कर रहे हैं। बहुत सारे लालच मिले, बहुत सारे मौके ऐसे आए जिसमें हम लाखों करोड़ों रुपया बना सकते थे। नहीं, मीडिया एक पवित्र संस्था है, देश का चौथा स्तंभ, हमारी व्यवस्था का चौथा स्तंभ है, जिसकी अस्मिता की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए और रक्षा कर भी रहे। आपके जो मैगज़ीन्स के हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर ये देखा गया कि आपने अपराधियों पे अपना ज़्यादा शिकंजा बनाया था। अपराध और अपराधी के खिलाफ जंग शुरू की थी, चल रही है और चलती भी रहेगी। सबसे पहले शुरुआत आपने कब की थी इसकी? शुरुआत पहले तो छोटी मोटी चलती रही, सबसे बड़ी घटनाएं हुई 2013, जब ज़िले में फरुखाबाद में नारा चलता था कि चन्नू जग्गू का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा होते थे। एक पूरा गैंग था जिसमें कुछ नॉन प्रैक्टिशनर वकील, कुछ सफ़ेद पोश नेता, ये सभी शामिल रहते थे। ठीक। तो हमने उस व्यवस्था के खिलाफ शंखनाद कर दिया। क्या था, दूसरे तीसरे दिन
मेरे ऊपर मुकदमे लिखे जाने लगे। 1 महीने में 17-18 मुकदमे लिख दिए गए। पूरा गैंग था जिसमें नॉन प्रैक्टिशनर वकील थे, ठीक। उस दौरान सत्तारूढ़ नेता थे और जो दबंग लोग थे, जिन्हें उसके बाद सरकार बदलने के बाद में योगी जी की सरकार में माफिया, भूमाफिया, गुंडा घोषित किया गया, जबकि हम उन्हें पहले 2003 में ही इन उपाधियों से नवाज चुके थे। भूमाफिया। हाँ, तो उसमें उत्पीड़न बहुत हुआ मेरा। एक ही मुकदमे में घर की 2 बार कुर्की हुई, 300 पुलिस वाले कुर्की करने आए, रात में रेड पड़ती थी, 40 पुलिस वाले आते थे, लेकिन डर नहीं। हमने कहा कि जवाब तो सच्चाई से देंगे ही देंगे। बहुत लोगों ने कहा समझौता कर लो। हमने समझौता, अपराधियों से समझौता करना हमारे कालम में ही नहीं, जीवन के अपराध और अपराधी से समझौता नहीं कर सकते। जब आपने उन अपराधियों पे अपना शिकंजा बनाया था या उनको आपने हाईलाइट किया था, तो अपराधियों की तरफ से काफ़ी धमकियां भी आई होंगी आपको? बहुत धमकियां आई। अखबार, हमारे रिपोर्टर्स को प्रभावित किया गया, अखबार के जो वितरक थे उनको पीटा गया, अखबार छीने गए, मेरे ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी हुए। लेकिन डर के आगे जीत है, डर नहीं लगा और डर लगता ही नहीं है। डर हमें कभी लगा ही नहीं आज तक। ज़्यादातर लोगों के पीछे कोई बाहुबलियों का हाथ होता है, आपके भी पीछे कोई बाहुबली थे क्या? नहीं, हमारे पीछे न तब थे न अब है। हमने किसी का, पत्रकारिता जगत में किसी का सपोर्ट नहीं लिया, बल्कि इतनी स्थिति पैदा कर ली कि लोगों को मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रही और आज भी पड़ती है। तो अभी जो आपने घटना बताई थी ये 2013 की थी, उसके बाद से आपने किन किन और अपराधियों पे अपना आर्टिकल छापा? फिर तो वो इस तरीके की पहचान ही मेरी हो गई कि गुंडा माफिया के खिलाफ यही आवाज़ उठा सकते हैं। तो जनपद के बाद गैर जनपद के लोग, दुखी पीड़ित लोग आने लगे। कन्नौज है, एटा है, मैनपुरी है, लोग आने लगे, उनकी मदद करने लगे। ठीक। और काफ़ी बार ऐसा होता है जब कोई सच्चाई का साथ देता है तो काफ़ी सारे जो अपोजिट पार्टी के लोग होते हैं वो उनके ऊपर गलत आरोप भी लगाते हैं या उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? हुआ था नहीं, आज भी होता है, लगातार हुआ। लोगों ने नीचा गिराने के लिए प्रयास किए। सोशल मीडिया पर आज भी लोग उल्टा सीधा हमारे खिलाफ लिखवाते हैं, झूठे अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन हमने कभी इन सब चीज़ों की परवाह नहीं की। हमारा कहना सीधा रहा कि जो जिसको उचित लगे वो करे। हम गलत होंगे तो दिखेगा, जब हम गलत हैं ही नहीं तो कोई किसी के आरोप सत्य थोड़ी हो जाएंगे। कुछ ऐसा आरोप आपके ऊपर जो आपने किया भी ना हो और आपको उस आरोप के चक्कर में सज़ा भी हुई हो? हाँ, 307 का मुकदमा फर्जी दर्ज हुआ था, उसमें हमको 87 डेज जेल में रहना पड़ा। उसके बारे में थोड़ा आप खुलकर बताइए। वो तो बहुत अच्छा रहा। हमारा मानना है कि हर किसी को जेल जाना चाहिए 1-2 महीने के लिए, विशेषकर जो जिम्मेदार लोग होते हैं। तो वो मुकदमा लगवाया किसने था? उन्हीं भूमाफियाज ने लगवाया था। फिर आप बचे कैसे उससे? कुछ नहीं, सामना किया उसका। अभी तारीखें पड़ती हैं, साबित नहीं कर पा रहे। झूठ तो झूठ ही होता है, सच सच होता है। ऐसे जाने कितने झूठे मुकदमे लिखे गए हमारे ऊपर। कुछ आप बताइए 1-2 मुकदमे। 302 छोड़ के सारी धाराएं अब तक लग चुकी हैं। सब? तो उन सारी धाराओं को आपने सज़ा भी काटी है? नहीं, झूठे पाए गए, तमाम मामले झूठे पाए गए। मुकदमों में एफआईआर लगी, कुछ एक्सपंज किए गए, 2-1 बचे हैं, चल रहे हैं, उनका डट के सामना कर रहे हैं। जब आपने सच्चाई की राह पकड़ी तो क्या आपको लोगों ने खरीदना चाहा? खूब खरीदना चाहा, आज भी लोग खरीदना चाहते। सबसे पहले क्या ऑफ़र आया था आपके पास? सबसे पहले ज़मीनों में काम करने का ऑफर आया। किसने दिया था? जो तत्कालीन सत्तारूढ़ नेता थे, उन्होंने कहा कि हमारे संग शामिल हो जाओ। फिर ठेकेदारी का वो दिया गया, लालच दिया गया, मना कर दिया। विज्ञापन देने के लिए लालच दिए गए कि हम विज्ञापन देंगे, दिलवाएंगे। हमने कहा नहीं चाहिए,
गुंडे और बदमाश का पैसा हम अपनी मीडिया पर नहीं लगाएंगे, ना परिवार पर लगाएंगे। जब आप सच्चाई का साथ दे रहे थे तो क्या सरकार ने आपको सपोर्ट करना चाहा? सरकार ने कतई सपोर्ट नहीं करना चाहा। बिना मेरे मेरे पूरे मामले में जो अपराधी उस दौर में अपराध कर रहे थे, तो वो बदले दौर में भी कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए और आज हो रहे हैं। आज हमारे जनपद के जो जिम्मेदार नेता हैं, उनका संरक्षण उन्हें आज भी है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तो काम हो भी रहा है, लेकिन चंद लोगों पर, बकाया जो अन्य लोग थे, वो जिस प्रकार उस दौरान के नेताओं के संरक्षण में थे, वो अब इस दौर के नेताओं के संरक्षण में है। वही अपराधी वही सफ़ेदपोश अपने धंधे चला रहे हैं, वही ज़मीनों के काम हो रहे हैं, वही खनन का काम हो रहा है। तो हमें उनकी परवाह भी नहीं, हम अपने उसी क्रम में चल रहे थे और आज भी चल रहे और चलते रहेंगे जब तक जिंदा है। तो जो आपने शुरुआत की थी अपराधियों के खिलाफ, उसमें आपको जीत मिली थी या हार मिली थी? जीत मिली। सत्य होता है, सत्य जीता। अपराधी घोषित हुए वो, उनमें तमाम जेल गए, आज भी जेल में है। और जिस प्रकार पहले जो नेता उन अपराधियों का संरक्षण देते थे, उन नेताओं का पतन हो गया राजनीति से। इस प्रकार जो अब संरक्षण दे रहे हैं, उनका भी पतन हो जाएगा राजनीति से। उनका ग्राफ दिनों दिन घट रहा है। देखिए, गलत का साथ देना उतना ही बड़ा पाप है जितना गलत काम करना। नेता का काम है जनता की बात को उठाना, ना कि नेता का काम है कि जनता का शोषण करने वाले अपराधियों का साथ देना। लेकिन दुर्भाग्य है, पूरे उत्तर प्रदेश में सुशासन चल रहा है, लेकिन हमारे जनपद में सुशासन नहीं दिख रहा। हमारे जनपद में आज भी अपराधीकरण है। तो जैसे आपने किसी अपराधी आपकी लिस्ट में आया, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की और वो अपराधी किसी नेता के द्वारा बचा लिया गया, तो क्या आपने उस नेता के खिलाफ कोई अपना आर्टिकल निकाला? आर्टिकल निकाला तो नहीं, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद इतना तो सीख ही गए कि जैसी हवा चले, हवा के रुख के साथ ही चलना पड़ेगा। इस सरकार में कौन से झूठे मुकदमे नहीं लिखे जा रहे? मेरे खिलाफ इस सरकार में भी झूठे मुकदमे लिखे गए। तो मेरे लिए जैसी वो सरकार थी, तैसी ये सरकार। हमें तो अपना धर्म निभाना है, हम नहीं गलत करेंगे, बाकी ईश्वर जाने। तो शुरुआती दौर में 2012-13 में, तो उस टाइम के माफिया के काम करने के तरीकों में और जो प्रेजेंट टाइम के माफिया हैं, इनके काम करने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं? बदलाव बहुत आए। पहले खुलकर वो गुंडे करते थे, अब छिपके गुंडे कर रहे, काम वही कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि पहले वो खुद के काम खुलेआम करते थे, अब वो संरक्षण प्राप्त करके कर रहे हैं। जैसे ये खनन वाला काम होता है, पहले तो ये ऑफलाइन था, अब तो ये पोर्टल के थ्रू होता है, तो इसमें कैसे अवैध नहीं, खनन सब काम वैसे ही चल रहे हैं। अब भी वही है? वही चल रहे हैं। रिश्वत का दौर बड़ा हो गया है। जरूरी नहीं है कि सारे मुद्दों पर खुल के ही बहस की जाए। कुल मिला के सीधा सा फार्मूला है कि मेरे लिए तो वो सरकार और ये सरकार दोनों बराबर है। दुनिया जानती है कि उस सरकार में मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे गए, तो ये सरकार जब बदली तो कौन से मेरे मुकदमे वापस कर लिए सरकार ने? अब भी वही चल रहे हैं, वही सेम कार्रवाई, वही कार्रवाइयाँ चल रही, वही दमनकारी नीति चल रही। बल्कि इस सरकार में 2 मुकदमे मेरे ऊपर और झूठे लिखे। और तो अरे एक तो पाक्सो का लिखा झूठा मुकदमा, एक धमकी का लिखा। ये मुकदमे क्यों लिखे आपके ऊपर? ये मुकदमे जैसे कि जो गुंडे मेरे विरोधी थे, अब उनका संरक्षण वर्तमान के जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं कर रहे। ठीक। तो हमारी मदद कौन करे? जब गुंडों का सपोर्ट हो रहा है तो उनके पास पैसा है, और हमारा फार्मूला दूसरा है। हमने किसी को छोड़ा ही नहीं, और हमने हर अपराधी को चुन के नंगा किया, उसके काले कारनामों को उजागर किया।
वो अपराधी नेताजी की गोद में बैठा, तो हमारा सपोर्ट कौन करेगा? लेकिन हमारा सपोर्ट जनता करती, जनता करती है, जनता और जनार्दन। बट अगर ऐसा ज़्यादातर आम लोगों के साथ होता तो वो हो सकता है अपनी सच्चाई का रास्ता बदल के आम रास्ता अपना लेते, लेकिन आपने सच्चाई का रास्ता क्यों नहीं छोड़ा? सच्चाई के रास्ते इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि हमें पता है किसी ना किसी दिन सत्य जीतेगा, और सत्य जीता भी। अगर मुकदमे झूठे लगे तो मुकदमे तमाम ख़त्म भी तो हुए, जांच हुई, निष्पक्ष जांचें हुई, ख़त्म हुए। जो बचे हैं वो भी ख़त्म होंगे। हमको फांसी कहाँ चढ़ा दी गई? हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बदलाव करने का जज्बा था वो थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि उम्मीद किससे की जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हमने काम किया। इस सरकार में तमाम गुंडे माफिया मेरे दुश्मन बन गए, ठीक। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन का मुझे क्या लाभ मिला? मेरे मुकदमे नहीं ख़त्म हो गए। यहाँ तक कि एक सुरक्षा में हमको गनर मिला था, जनपद पुलिस ने उस मेरे जीवन भय को देखते हुए संस्तुति कर सरकार को पत्रावली भेजी, और सरकार के स्तर से वो गनर हटा दिया गया। यानी कि जब जिस सरकार के लिए हम काम कर रहे हैं, वही सरकार हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करने में जुटी, तो हम ये कैसे मान लें कि सुशासन की सरकार है? आज तक मेरे किसी मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई। ऐसा कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई नेता बचा नहीं जिसको हमने अपना प्रत्यावेदन न दिया हो। लेकिन उन पर आज तक जांच हुई नहीं। जांच हुई भी तो अपराधियों का समर्थन कर दिया गया उसमें। अभी तो और चौंकाने वाली, सबसे ज़्यादा तो मायूसी जब आई, जब एक मामले में जांच हुई तो जांच अधिकारी सीओ स्तर की महिला अधिकारी ने उसमें ये लिख दिया, हमें भी घोषित कर दिया अपराधी, कि शरद कटियार भी अपराधी हैं और वो भी अपराधी हैं। तो सबसे ज़्यादा मनोबल गिरा। कैसी सरकार, कैसे मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति? तो ऐसे में तो चुप हो जाना ज़्यादा बेहतर है। वेट एंड वॉच। जैसे सरकार पहले वाली बदली, शायद ये भी बदले। दूसरे आएंगे तब न्याय होगा। जब तक जिंदा हैं तब तक सत्य के लिए लड़ेंगे, न्याय तो मिलेगा ही। जब आपकी लाइफ में इतने सारे ये केसेस हुए तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? उसके लिए तो दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य, संयम, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा। हर सुबह नई उमंग लेके आती, हर सुबह नई उमंग लेके आती। बड़े बड़े बदलाव हुए। जिन गुंडा माफियाओं का आतंक था उस समय, उनका आतंक ख़त्म हुआ। सरकार का कहीं ना कहीं रुख तो अच्छा रहा ही। वो बात अलग है कि मेरे प्रकरण में सरकार ने सौतेला रवैया अपनाया, मेरे जनपद के नेताओं ने मेरे संग धोखा कर दिया, वो बात अलग है। तो उसका खुद जनता जवाब देगी। ठीक। हमारे हाथ में फैसले थोड़ी हैं। हमारा काम करने का उद्देश्य है, हम काम कर रहे हैं अपना। जनता देख रही है, जैसा बोएंगे तैसा काटेंगे। केस आपके साथ हुआ था जिसमें आपके ऊपर एक मुकदमा लिखा था 307 का, उसमें आप जेल भी गए थे। तो जेल के अंदर होने के बावजूद भी आपने वहाँ से सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसके बारे में बताइए। 2017 में हम जेल गए थे। ठीक। जब हम गिरफ्तार हुए शाम को, तब हमें थोड़ा सा अफसोस हुआ, क्योंकि सरकार बदल चुकी थी। उम्मीद थी कि अब हम झूठे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन वो ने पहले बताया कि मेरे लिए तो वो सरकार भी वैसी थी, बल्कि इस सरकार से वो अच्छी थी, जिसमें झूठे मुकदमे लिखे जरूर गए लेकिन पकड़ के जेल नहीं भेजा गया। ठीक। लेकिन जनता ने मेरा मनोबल बढ़ाया। कम से कम 5-7 हज़ार लोग सड़कों पर उतर आए।
हम जेल गए तो हमें जेल में भी कुछ काम करने का अच्छा मौका मिला। क्या? हमने वहाँ पे कौशल सुधार कार्यक्रम की शुभारंभ कराया, जेल को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे काम किए, ठीक। वहाँ बागवानी को बढ़ावा दिलाया, ठीक। वहाँ पे जो सहज योग के कार्यक्रम होते थे उनको चालू कराया, बंदियों के साथ मिलके रोजगार परक कार्यक्रम शुरू कराए, अधिकारियों ने साथ दिया और जेल एक बहुत अच्छे वातावरण के बीच जेल जेल लगी नहीं। मेरी जेल में दिवाली मनी थी, तो दिवाली में उस साल पहला मौका था जब 5100 दीपमालाओं की दिवाली हुई थी। लोगों को सुधरने का एक मौका मिला। जो नए लड़के बंद थे, तमाम दहेज उत्पीड़न और छोटी मोटी धाराओं में चले जाते थे, उनका मोरल बढ़ा, तो एक बहुत अच्छा वातावरण तैयार हुआ और मेरा जेल जाना सक्सेस रहा। और सबसे बड़ी बात है, मेरी पत्रकारिता के लिए मेरे लिए जेल जाना वरदान साबित हुआ, क्योंकि वहाँ देखा जाके करीब 1000 बंदी थे। कानून का किस प्रकार मिसयूज करके लोगों को जेल भेज दिया जाता है, तो जेल सुधार की ज़रूरत महसूस हुई। उस समय वहाँ पे जेल अधीक्षक थे विजय विक्रम सिंह जी, तो उनसे मेरा काफ़ी डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने जेल प्रबंधन पर एक किताब लिखी, उसमें मेरे भी बहुत सारे आइडिया रहे। उन्होंने मेरे आइडिया माने और हमको उनका संरक्षण एक अभिभावक की तरह मिला। शायद जेल जाके हम अपराध की दुनिया में भी बढ़ सकते थे, लेकिन उन अधिकारियों के बलबूते हमको एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी मिला और अपनी बात रखने का, अपने लिए न्याय पाने का और लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक वहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण मिला। हमने लोगों को मदद की। छोटे छोटे जुर्मानों को लेकर लोग बंद थे, तो मेरे पास लोग मिलने बहुत आते थे। ठीक। तो उनसे जुर्माने अदा करा के उनको बाहर करा दिया। आज भी लोग मिलते हैं, अच्छे काम कर रहे, अच्छा लगता है। मतलब इतनी सारी बुरी चीज़ें आपके साथ होने के बाद भी मनोबल आपका नहीं टूटा। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो कायनात भी मदद करती है। आपका जज्बा जो है बुलंद होना चाहिए। उसूलों पर गरा चाहे तो टकराना ज़रूरी है, और गर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये लाइनों को आपने अपने जीवन में भी उतार रखा। जीवन में उतार रखा, और इन्हीं 2 लाइनों पर जीवंत पत्रकारिता कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना चाहिए। मरने के बाद कौन किसे जानता, कौन किसे पूछता। दबाव आपने कभी किसी का नहीं सहा? दबाव किसी का नहीं। दबाव आए होंगे बहुत सारे आए, आज भी आते हैं। मतलब जो दबाव आते हैं उनका प्रपोजल क्या होता है आपसे? कोई बेजदा करता है कि फिर वो जेल चले जाओगे, कोई कहता है कि बर्बाद हो जाओगे, कोई कहता है घर तालाब हो जाएगा। ठीक। तो हमने कहा हो जाएगा तो हो जाएगा, लाए क्या थे साथ में। और इसके बदले में वो लोग चाहते क्या हैं? लोग अपनी तरह चाहते हैं कि जो कर रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं होने दें, मकानों पर कब्जे हो रहे हैं होने दें, झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं लिखे जाने, हम उसमें अड़ंगा बन जाते, गलत काम नहीं होने देंगे। एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे आप अपराधियों के खिलाफ हैं और कुछ लोगों ने आपकी एक फ़ोटो वायरल कर दी थी कि अगर आप अपराधियों के खिलाफ हैं तो फिर उनसे मिलना जुलना आपसे किस प्रकार होता है? अच्छा, वो जो माफिया अनुपम दुबे के साथ सोशल मीडिया पर, हाँ। उस समय माफिया अनुपम दुबे जनपद के जनप्रतिनिधियों और संभ्रांत जनों की नज़र में चाणक्य माने जाते थे। मेरा उनका कभी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहा, लेकिन वो एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे और किसी कार्यक्रम, एक शादी विवाह में वो मिल गए तो वो मेरे संग खड़े हो गए, फ़ोटो खिंच गई।
ठीक। तो ऐसे तो मेरे संग तो एक फोटो है, जनपद के चारों विधायक, माननीय सांसद ठीक। और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ में उनकी 1000 फोटो है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि हम माफिया अनुपम दुबे के साथ हो गए। माफिया अनुपम दुबे के खिलाफ सबसे ज़्यादा हमने ही शंखनाद किया अपने अखबार के जरिए। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उन पर कार्रवाइयाँ हुई, सबसे ज़्यादा हमने ही उनको हाईलाइट किया, सरकार का साथ दिया। वो बात अलग है कि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया किसी भी एंगल पर, लेकिन हमने साथ दिया, आज भी दे रहे हैं। सरकार पहले वाली और वर्तमान भले ही मेरे लिए एक समान हो, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जो सुशासन के प्रयास किए वो सराहनीय। उनका मनोबल जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक संत के रूप में वो एक अच्छे शासक हैं और उनकी कार्यशैली को हम प्रणाम करते हैं। ठीक। तो आज के जो हमारे यूथ हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? उनके लिए तो मेरा मैसेज यही है कि जो काम करें लक्ष्य बनाकर एकाग्रता से करें, ठीक। निरंतरता को फॉलो करें, लक्ष्य आसानी से मिल जाता है। हमने जो सोचा था हमें मिला और उम्मीद से ज़्यादा मिला। बस निरंतरता और दृढ़ संकल्प वो बरकरार रखा। तो जब आपने स्टार्टिंग की थी यूथ इंडिया की, उस टाइम के यूथ में और जो प्रेजेंट टाइम का यूथ है उसमें कितना फ़र्क आपने देखा? उस टाइम के यूथ में और आज के यूथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे आज का युवा बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, बस अगर वो मोबाइल से थोड़ी दूरी कर ले और अपने लक्ष्य को साध के जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करने पर उतर आए, तो हमें नहीं लगता है कि देश 10 साल भी लगेगा जो सोने की चिड़िया फिर बन जाएगा। आप हमारी ऑडियंस को मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर मेरा काम सही लग रहा है तो हमें समर्थन देते रहें, मेरा मनोबल और बढ़ता रहेगा। और कहीं पे अगर हम कहीं गलत करें, ऐसा महसूस हो कि हम गलत कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर टोकें। गलती इंसान से होती, प्रयास तो किया अच्छा करने का और अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू।